करो मत आजकल हजरत बुराई को अभी छोड़ो, नहीं जो काम अच्छा वो न आज अच्छा न कल अच्छा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, राहुल गांधी अब देश के लोगों के लिए केवल कांग्रेस के नेता ही नहीं हैं, बल्कि उम्मीद की नई किरण बनकर सियासी आकाश पर चमकने लगे हैं। ऐसी किरण जो भुखमरी, अमीरी गरीबी, नफरत और हिंसा के अंधकार को दूर न सही लेकिन कम तो कर ही सकती है। मेरे ऐसा कहने की वजह क्या है, इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आपको पहले याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि मोदी सरकार ने 9 साल पहले जब सत्ता संभाली थी तो कितने सारे वादे किए थे। सबके खाते में 15 लाख रुपए, महंगाई से मुक्ति, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी, सबके लिए पक्के मकान, काशी को क्योटो बनाना, बुलेट ट्रेन चलवाना, वादों की ऐसी लंबी लिस्ट थी दोस्तों। वादे तो एक भी पूरे नहीं हुए, जबकि 9 साल का वक्त कम नहीं होता है। पूरे वादे न सही एक आध को ही मोदी पूरा करके बता देते तो वाकई मां गंगा के बेटे कहलाने के लायक होते। लेकिन जनता को हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने निराश किया। दरअसल मोदी राज में भारत के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के मोहताज बना दिए गए, और जब भुखमरी इंडेक्स में भारत सबसे भूखे देशों की कतार में आ खड़ा हुआ तो मोदी के मंत्री उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी मोदी के मंत्री भारत के भूखे लोगों की तकलीफ पर हंस रहे हैं। ऐसे में अगर लोगों के लिए राहुल गांधी उम्मीद की किरण बन रहे हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप जरा इस वीडियो को देखिए दोस्तों। उनके लिए वो दरवाजे बंद हैं, और जो मदद आप लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वो बढ़ई हो, पेंटर हो, मैकेनिक हो, उनको वो मदद नहीं मिलती। नीचे से एक बार सोचिएगा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, एक बार नीचे से सोचिएगा। लोग ऊपर से सोचते हैं। बात बोलिए कि नीचे से देखना चाहिए। हाँ। ये बिल्कुल सही बात है। आप बहुत अच्छा लगा। अगर लोगों की मदद करना चाहोगे तो आप इस देश को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक प्रूफ, हम भारतीय हैं, हमें उस पर 1-2 लाख रुपया इससे हो जाना चाहिए। आप भी प्रधानमंत्री बनिए हमारी। धन्यवाद। यह वीडियो तब का है जब राहुल कीर्ति नगर के फर्नीचर मार्केट में पहुंचे थे। यहां उन्होंने पढ़ने की मेज से लेकर कुर्सी तक सब बनाने के गुर सीखे थे, और इसी दौरान एक बढ़ई ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कामना की और बताया कि अगर नीचे से सोचा जाए तो कैसे सबके साथ सबके विकास को संभव किया जा सकता है। दरअसल राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कुछ के लिए आसान हो और बहुतों के लिए मुश्किल हो। एक जन नेता को जनता के बीच जाकर सहजता से मिलना आना चाहिए, और राहुल बिल्कुल वही तो कर रहे हैं। इसीलिए लोग अब उनमें प्रधानमंत्री का अक्स देखने लगे हैं, और जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी जी, वो सत्ता के 10वें साल में भी आत्ममुग्ध होकर अपने ही प्रचार में लगे हुए हैं। देश को बुलेट ट्रेन तो नहीं मिली, लेकिन नमो ट्रेन मिल गई है दोस्तों। दुनिया में यह भी अपने आप में एक मिसाल है कि कोई प्रधानमंत्री अपने नाम से ट्रेन भी चलवाने लगे। खैर, मोदी अपने प्रचार के साथ साथ चुनाव प्रचार में भी लगे हुए हैं। पिछले 7-8 दिनों से उनके चुनाव प्रचार में थोड़ी सुस्ती दिखी है, लेकिन यह केवल पर्दे के सामने है। पर्दे के पीछे मोदी का पूरा ध्यान बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना है, और इसके लिए जो भी जरूरी है वो सब किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी एजेंसियों का अपने लिए इस्तेमाल हो या फिर विरोध की आवाज उठाने वालों पर लगाम कसने की कोशिश हो। कांग्रेस ने मोदी सरकार की इन कोशिशों पर भी अच्छी खबर ली है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या अब राहुल पर टिकी हैं लोगों की उम्मीदें। क्या कांग्रेस और राहुल पर ही अब लोगों का भरोसा है? क्या मोदी सरकार के दिन अब पूरे हो गए हैं? आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह दिलचस्प वीडियो। कैसे हो? क्या नाम है आपका? ये जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर, कितना टाइम लगा सीखने में? ज्यादा कौन काटता है, पापा या मामा? पापा बना रहा।
ये वीडियो है तेलंगाना का, जहां राहुल गांधी ने 3 दिनों का दौरा लगातार किया। आपको पता ही है दोस्तों कि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, लेकिन राहुल का मानना है कि बीआरएस बीजेपी की रिश्तेदार समिति है, यानी बी टीम है। और इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी बीजेपी की मदद कर रही है। इसलिए राहुल ने तेलंगाना की जनता से यही कहा है कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम मिलकर लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला कांग्रेस से है। राहुल का दावा है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस जीत रही है। कैसे हो? क्या नाम है आपका? इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जहां लिखा हुआ है कि तेलंगाना में 2 चीजें तो पक्की हैं, नाश्ते में डोसा और कांग्रेस पर भरोसा। राहुल गांधी इस वीडियो में एक बच्चे के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही डोसा बनाना भी सीख रहे हैं। जनता को राहुल गांधी के ये अंदाज ही अब लुभाने लगे हैं। सिर पर सूटकेस उठाना, खेतों में धान रोपना, बाइक के पुर्जे कसना, आरी से लकड़ी काटना या कभी मटन तो कभी डोसा बनाना, ये सारे काम ऐसे हैं जो इस देश के लाखों करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। यानी ये सारे बेहद मामूली काम हैं, लेकिन राहुल गांधी इन्हें जब करते हैं तो इनकी अहमियत बढ़ा देते हैं। राहुल ये साबित कर देते हैं कि आम जनता ही लोकतंत्र में सबसे खास होती है और वो जो काम कर रही है, जिस तरह से रोजी रोटी कमा रही है, वो बिल्कुल मामूली नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को इन्हीं कामों से गति मिलती है। इन्हीं से देश का पहिया चलता है। राहुल अपनी राजनीति से इस पहिए को और रफ्तार देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल स्टीयरिंग व्हील पर मोदी बैठे हैं और उनके राज में देश में न लोगों की आमदनी बढ़ रही है और न उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है। तभी तो भुखमरी के इंडेक्स में 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। हालांकि सरकार इस बार भी इस रिपोर्ट को नहीं मान रही है, बल्कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो लोगों की भुखमरी का मजाक उड़ा रही हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup, and they're asked, "Are you hungry?" Now, trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I got a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, got a flight at 5 o'clock to come to this program. तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि स्मृति ईरानी किस तरह कह रही हैं कि देश की असली तस्वीर नहीं दिखाई जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए स्मृति कहती हैं कि 140 करोड़ लोगों में से 3,000 लोगों को फोन करके उनसे उनकी भूख के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्मृति ईरानी ने भूखमरी जैसे गंभीर विषय को लेकर जो हल्कापन और संवेदनहीनता दिखाई है, उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। जिस सरकार के मंत्री और नेता संसद में गालियां दें, मॉब लिंचिंग करने वालों को माला पहनाएं, मुस्लिम महिला के बलात्कारियों को संस्कारी बताएं, लोगों की उखड़ती सांसों के बावजूद सरकार की वाहवाही करें, वो लोगों की भूख से मौत पर ऐसे ही हंस भी सकते हैं। वैसे कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी स्मृति ईरानी को तरीके से बता दिया है कि भुखमरी का पैमाना किस तरह तय किया जाता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि स्मृति ईरानी जी, क्या आपको सचमुच लगता है कि वैश्विक भूख सूचकांक की गणना सिर्फ लोगों को फोन करके और उनसे यह पूछकर की जाती है कि क्या वे भूखे हैं? आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होता है, सच कहूं तो शर्म आती है। कृपया करके भूख का मजाक न बनाएं। आप एक अत्यंत सशक्त धनाढ्य महिला हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। आप जिन हवाई जहाजों पर सुबह से हवाई यात्रा कर रही हैं और जिस भी शहर जा रही हैं, वहां स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। व्यस्तता में न खा पाना और पर्याप्त खाना न मिल पाने में अंतर है मैडम। तो कांग्रेस की तरफ से स्मृति ईरानी को जवाब मिल गया है। वैसे मोदी सरकार इस बार की तरह पहले भी 2 बार सूचकांक को रिजेक्ट कर चुकी है। अब सरकार हंगर इंडेक्स न माने, यूएन यूनिसेफ की रिपोर्टों को न माने, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को न माने, लेकिन कम से कम नीति आयोग की रिपोर्टों को तो मान ले, परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को तो देख ले।
उनमें भी भूखमरी और कुपोषण पर चिंता जताई गई है। वैसे भी 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन मुहैया कराया जा रहा है, पोषण अभियान चल रहा है। ये सब इसीलिए तो करना पड़ रहा है क्योंकि देश में भूख एक कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी लोगों की भूख और उनके कष्टों को करीब से देखकर समझ रहे हैं और इसीलिए अब लोग भी राहुल गांधी की राजनीति को समझने लगे हैं। राहुल गांधी जिस तरह जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हर चुनावी राज्य में कर रहे हैं, जाति जनगणना को एक्सरे की तरह जरूरी बता रहे हैं, उसके पीछे भी कारण यही है कि नीचे से चीजों को समझने और ठीक करने की कवायद राहुल कर रहे हैं। कीर्तिनगर के बढ़ई ने भी यही सलाह राहुल को दी है जो पहले हमने आपको सुनाई भी है। राहुल ने तेलंगाना में भी वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो दलितों को 18 और आदिवासियों को 12% आरक्षण मिलेगा। अभी तक तेलंगाना में एससी को 15% और एसटी को 10% आरक्षण मिलता था। यानी कांग्रेस जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सपने को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपना बनाने में लगी है और इसका फायदा उसे चुनाव में मिल सकता है। तो तेलंगाना हो या बाकी चुनावी राज्य यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दोस्तों अब तो मिजोरम में भी राहुल गांधी की धूम नजर आई। तेलंगाना के दौरे से पहले राहुल मिजोरम में 2 दिन थे और जिस तरह वहां लोगों ने उनके लिए प्यार दिखाया उससे फिर भारत जोड़ो यात्रा सबको याद आ गई। मिजोरम में बीजेपी सत्ता में भागीदार है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने दौरे से कांग्रेस के लिए माहौल तैयार कर दिया है। मिजोरम में भी राहुल ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, मणिपुर के दर्द का जिक्र किया और बताया कि मोदी को इजराइल से लेकर अपने उद्योगपति दोस्तों की चिंता है, मगर देश की दुखी और पीड़ित जनता के लिए उनके पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। राहुल मोदी सरकार के खोखले दावों की पोल लगातार जनता के सामने खोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि मोदी सरकार किस तरह जांच करने वालों को रोक रही है और कैसे यूपीए सरकार को कैग की रिपोर्ट पर तमाशा बनाकर हटाया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 10 साल पहले हमने देखा था कि कैसे तत्कालीन सीएजी प्रमुख विनोद राय ड्राफ्ट रिपोर्ट मीडिया में लीक कर देते थे और रामलीला मैदान में गतिविधियां देखने को मिलती थीं। उन रिपोर्टों के आधार पर उन्होंने नाटक करके पूरे देश को फंसा दिया और मीडिया ने इसे एक जन आंदोलन कहा। भ्रष्टाचार के ये सभी आरोप सीएजी रिपोर्ट पर आधारित थे। ये सभी रिपोर्ट और मामले पिछले 10 सालों में बेबुनियाद साबित हुए। इन लोगों का मकसद सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ सुथरी छवि को खराब करना और यूपीए सरकार को बदनाम करना था। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि वही सीएजी जो पहले 55 रिपोर्ट निकाल चुकी है, 2023 में बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट ला पा रही है। कांग्रेस ने बताया कि सीएजी के जिन 3 अधिकारियों ने मोदी सरकार के घोटालों को उजागर किया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इनमें अतुराव सिन्हा हैं, जो भारत माता प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के प्रभारी थे, इनको दिल्ली से त्रिवेंद्रम भेज दिया। दत्त प्रसाद सूर्यकांत शिरसाट हैं, जो आयुष्मान योजना से जुड़े ऑडिट के प्रभारी थे, इन्हें लीगल सेल में भेज दिया गया। और अशोक सिन्हा, जिन्होंने आयुष्मान योजना का ऑडिट शुरू किया था, इन्हें राजभाषा में भेज दिया गया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सबसे चौंकाने वाली बात है कि सीएजी मुंबई कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया है कि सारा ऑडिट और फील्ड वर्क रोक दिया जाए। यानी मोदी सरकार इस तरह से कैग का गला घोंट रही है, यह कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने सरकार की आलोचना काफी कड़े शब्दों में की है, लेकिन सच्चाई तो वाकई काफी मुश्किल है, कठोर है दोस्तों। अभी जिस तरह महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर अडानी मुद्दे पर सवाल पूछने के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और सीधे महुआ मोइत्रा को संसद से निलंबित करने की मांग की गई है, वो भी इस बात का सबूत है कि जो मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा, संसद में अडानी मामले पर सवाल पूछेगा, उसे सीधे संसद से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेता और सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी यही कहा है, जरा सुन लीजिए। सरकार की जो नुमाइंदे बात करते हैं, उनके पास तो ईडी सीबीआई सारे कुछ तैनात उनके साथ मौजूद है, सबको तैनात कर दो ना, हर्जा क्या है। सरकार के माथा पच्ची इसलिए हो रहे हैं कि एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं, एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सरकार एक विशेष उद्योगपति को रक्षा करने के लिए इतना तत्पर
कि कोई भी उनके खिलाफ सवाल पूछे तो हो सकता है देश की दुश्मन बन जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी के भी खिलाफ एक विशेष उद्योगपति के अपना धन इकट्ठा करने की जब सवाल उठाया गया था, गई थी, तो उस समय भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। देखिए, सदन में हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे होते जब जाते हैं तो सवाल अगर कहीं से भी हमें मिले तो सवाल हम उठाने की कोशिश करते हैं। सरकार के पास अगर जवाब रहे तो हाँ कर दे, जवाब ना रहे तो ना कर दे। लेकिन इस तरीके की तत्परता के साथ एथिक्स कमेटी एथिक्स कमेटी बनते रहते और ये सारे तब्दील जांच पड़ताल शुरू हो जाते हैं, ये मैं तो कभी नहीं देखा। हो सकता सरकार की कोई अलग तरीके से इस मुद्दे पे अपना दिलचस्पी है। तो महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे या नहीं, यह जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर महुआ मोइत्रा की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यह सब बीजेपी की पुरानी चालों जैसे ही नजर आ रहे हैं। संसद में सवाल किस तरह से पूछे गए यह जांच का विषय है, लेकिन जो सवाल पूछे गए उनके जवाब क्यों नहीं दिए जाते? अगर किसी पर शेयरों की हेराफेरी कर अरबों कमाने के आरोप हैं तो उस पर जांच क्यों नहीं की जाती? क्यों अडानी मुद्दे पर सरकार जेपीसी गठित नहीं कर पा रही है? इन तमाम सवालों पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन सवालों से बचती है जो उसे मुश्किल में डाल सकते हैं। इसीलिए लोग अब राहुल के प्रधानमंत्री बनने की कामना करने लगे हैं। खैर, शायर इस्माइल मेरठी ने ठीक ही फरमाया है कि जो कहा है मैंने मकाल है, जो नमूना है सो मिसाल है। जो कहा है मैंने मकाल है, जो नमूना है सो मिसाल है। मेरी सरगुज़िश्त है माजरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।